नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं INIFS मास्टर शॉट, यानी एक पीडीएफ फुल मार्क्स। दोस्तों बोलते हैं ना फुल टॉस, तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये फुल टॉस है। यानी दोस्तों यदि आप इसे कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो फुल टॉस जैसा लगेगा और आप उस पर सिक्सर मारिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर 25 पेज का पीडीएफ है। सब कुछ एक टेबल फॉर्मेट में आपको समझाया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम रिवीजन टेबल है, अंतिम तक देखिए, सिंपल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इकोनॉमी के दोस्तों 5 मेजर सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, जैसे फार्मिंग और माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी। क्वार्टरनरी सेक्टर मतलब नॉलेज बेस्ड वर्क, जैसे कि IT और रिसर्च। क्यूनरी सेक्टर मतलब डिसीजन मेकिंग लेवल, जैसे कि टॉप पॉलिसी मेकर होते हैं। तो ये 5 सेक्टर्स होते हैं दोस्तों। उसके बाद सर्विस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं दोस्तों। GVA में ग्रॉस वैल्यू एडिड में कंट्रीब्यूशन है 55.3%, मतलब इकोनॉमी का आधा से ज़्यादा हिस्सा सर्विस से आता है। और टॉप सर्विस एक्सपोर्ट क्या है ये पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर है, जो कि 40% शेयर रखता है। कितना? 40%। दोस्तों FDI रैंकिंग में 2020 का डेटा है, इंडिया 5th पोजीशन पे था। और दोस्तों सनराइज सेक्टर क्या होता है? फिनटेक, ग्रीन एनर्जी, IT, मतलब फ्यूचर ग्रोथ यहीं पे है। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दोस्तों डिटेल में यदि जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे की पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं, जो की पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नीति आयोग फॉलो करता है। प्लानिंग का फोकस है बॉटम अप अप्रोच, यानी विलेज से नेशनल लेवल तक। 2018 में ऑब्जेक्टिव इसका रिप्लेस हुआ, अब इसका एक गोल हो गया है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। दोस्तों प्लानिंग कमीशन की बात कर लें, 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब आ चुका है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। ये कब रिलीज हुआ था? 2018 में रिलीज हुआ था। विजन ईयर कब का है इसका? 2022 तक इसका विजन ईयर है। चलिए क्विकली रिवाइज कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं हर एक पीडीएफ पे आपको रिवाइज करवाता हूँ। प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, टर्सरी सेक्टर सर्विसेज, क्वार्टरनरी मतलब नॉलेज, क्यूनरी मतलब डिसीजन मेकिंग। सर्विस सेक्टर का GVA 55.3% है। टॉप एक्सपोर्ट। फ्रेंड्स FDI की रैंक की बात करें, भारत की 5th थी 2020 में। और सनराइज सेक्टर में याद रखिएगा फिनटेक, ग्रीन एनर्जी और IT सनराइज सेक्टर है। नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा, पॉलिसी थिंक टैंक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लानिंग के लिए बॉटम अप अप्रोच, इंक्लूसिव ग्रोथ। और प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया गया था। स्ट्रेटजी @75 में, रिलीज ईयर 2018 है, विजन ईयर 22-23 है। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले टेबल की ओर। GDP टारगेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर इंडिया को $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो क्या क्या स्टेप जरूरी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले टारगेट क्लियर है, 8% GDP ग्रोथ। और दोस्तों ये हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 41 फोकस एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। कितने एरियाज? 41 एरियाज। 4 पिलर हैं, ग्रोथ के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं: ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। ड्राइवर मतलब जो इकोनॉमी को पुश करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी, और इंक्लूजन का मतलब दोस्तों सबको डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले, है ना। और फिर हमारा गवर्नेंस होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम। तो ये 4 पिलर होते हैं। फिर थीम्स की बात कर ले दोस्तों, मेन थीम क्या है? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब देखिए दोस्तों, रेल प्राइजिंग जो है वो फ्रेट ट्रांसपोर्ट पर फोकस करेगा। RDA का रोल है कोस्टल और इनलैंड वाटरवे डेवलप करना, ठीक है, और रोडवे डेवलप। और फिर दोस्तों डिजिटल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म की बात कर लें तो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट, गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत एक्सपेंशन, सारा नीति आयोग के अंदर आता है दोस्तों। इकोनॉमिक प्लान का मेन सोर्स क्या है? हमारा डोमेस्टिक बजटरी फंड, और की कंपोनेंट है टैक्सेशन। तो पूछा जाएगा मेन सोर्स क्या है इकोनॉमिक प्लान का, तो बोलिएगा डोमेस्टिक बजटरी फंड, और कंपोनेंट है इसका टैक्सेशन। सेकेंडरी सोर्स क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अब ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्लानिंग की, ठीक है। इकोनॉमिक प्लान का मेन सोर्स है डोमेस्टिक बजटरी फंड, और सेकेंडरी फंड है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। सेकेंडरी सोर्स है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरोइंग टूल में हमारा ट्रेजरी बिल आ सकता है। एक्सटर्नल सपोर्ट हमें फॉरेन असिस्टेंस से मिलता है। तो ये इकोनॉमिक प्लान का मेन सोर्स आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों बात करें मेन लैंडर की, फॉरेन असिस्टेंट में मेन लैंडर कौन होते हैं? हमारे IBRD और IDA, ठीक है। किस तरह के लोन देते हैं? नॉन कंसेशनल लोन देते हैं, सस्ता लोन देते हैं। टॉप FDI सेक्टर कौन सा है? IT, सर्विस, ऑटो, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन। भारत का दोस्तों इंडिया अब सिर्फ रेसिपिएंट ही नहीं, डोनर भी बन गया है। इसका फोकस एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, HRD, पॉवर्टी और एलिवेशन। दोस्तों इस तरह के पीडीएफ आपको हमारे कैप्सूल कोर्स में मिलते हैं। हमारा क्रैम सेशन का पीडीएफ, इस प्रकार के
स्कोरर पीडीएफ, उसके अलावा महायुद्ध पीडीएफ, सारा हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, जिसको आप यदि चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मैंने दे रखा है। चलिए एक बार रिवाइज कीजिए की पॉइंट्स को। जीडीपी टारगेट है 8%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोकस एरिया 41 एरियाज़ हैं। 4 पिलर हैं हमारे, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। थीम है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का। रेल प्राइसिंग फ्रेट ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। आरडीए यानी कि हमारा कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे है। डिजिटल का मतलब भारत नेट। और फिर दोस्तों गवर्नेंस रिफॉर्म की बात कर लें तो आर्बिट्रेशन काउंसिल बना है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत एक्सपेंशन। फंडिंग में हमारा डोमेस्टिक बजट और टैक्सेशन आता है। सेकेंडरी सोर्स में हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग आता है। बोरोइंग मतलब कि ट्रेजरी बिल। एक्सटर्नल मतलब कि फॉरेन असिस्टेंस। मेन लैंडर कौन कौन है? IBRD हैं, IDA हैं। लोन टाइप में हमारा नॉन कंसेशनल आता है लेकिन चीपर है। टॉप FDI में हमारा IT, सर्विस, ऑटो, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन आता है। भारत का क्या रोल है? रेसिपिएंट से डोनर बना है भारत। चलिए आगे बात करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बेस की बात करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली PSL का बेस कौन है? RRB और SFB। देखिए नॉर्मली तो 40% का टारगेट है, लेकिन RRB और SFB को 75% का टारगेट दिया गया है, ठीक है। लैंडिंग PSL माना जाता है, PSL में देना है। एग्रीकल्चर का सब टारगेट है दोस्तों 18%, जिसमें से 10% जो है वो SMF में जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जाएगा। उसी तरह दोस्तों वीकर सेक्शन का देख लीजिएगा, 12 से 15% के बीच में होता है। RRB के लिए 15% होता है, ठीक है। और दोस्तों ये MSME क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे बेस्ड होता है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा क्या लिमिट है, और मैं आपको बता भी देता हूँ लिमिट। और दोस्तों ओल्ड सिस्टम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे था, अब नया सिस्टम दोनों पे है। MSME इंटरप्राइज लिमिट है, यदि माइक्रो इंटरप्राइज है तो उनका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर, ठीक है। उसको 5 से गुना कर दिए तो 1, 5, 10 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो लिमिट आपको मैंने बताया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ऐसे बढ़ता है, 1, 5, ठीक है। और दोस्तों मेक इन इंडिया के पिलर्स पूछे जाते हैं तो 4 मेन पिलर हैं, याद रखिएगा मेक इन इंडिया के: प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर और माइंडसेट। तो ये 4 पिलर पूछे जाते हैं दोस्तों। MSME को बूस्ट देने के लिए कुछ स्कीम्स का नाम याद रखिए। ECLGS जिसमें 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। CGTMSE जिसमें 1 करोड़ का खादी फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है। ISEC जो कि कोविड में MSME रिलीफ के लिए आया था। स्टैंड अप इंडिया जो कि SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। क्रेडिट एक्सेस के लिए दोस्तों उद्यम मित्र, प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग के लिए MSME संबंध, ठीक है। टेक अपग्रेडेशन के लिए दोस्तों स्फूर्ति, एस्पायर, ठीक है। MSME पोर्टल, ये सब टेक अपग्रेडेशन के लिए, स्फूर्ति हो गया, एस्पायर हो गया, CLCSS हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों FDI आया है टेलीकॉम में, EMF इन्फो पोर्टल, रूरल ब्रॉडबैंड, ठीक है। और दोस्तों हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए PSL का बेस क्या है, टारगेट कितना है, एग्रीकल्चर को कितना टारगेट दिया गया है, MSME में माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लिमिट क्या है, 1 और 5 याद रखेंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा उद्यम पोर्टल पे होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर दोस्तों ECLGS में 3 लाख करोड़ का लोन मिलता है। CGTMSE में 1 करोड़ का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद स्टैंड अप इंडिया जो है वो SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। टेक अपग्रेडेशन में याद रखिएगा स्फूर्ति और एस्पायर, ये सब टेक अपग्रेडेशन का, कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा एस्पायर का। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों तरंग संचार की। दोस्तों यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टेबल बनाने में दोस्तों लगभग आप समझिए कि 5 से 6 घंटा का समय जाता है, तब जाके इस तरह के टेबल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक सच काइंड ऑफ टेबल। प्लीज़ लाइक द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में 100% तरंग संचार मतलब EMF सेफ्टी के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है। एक NOFN की बात होती है दोस्तों, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि भारत नेट का बैकबोन माना जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हाईवे के लिए दोस्तों भारतमाला परियोजना है। फिर दोस्तों PLI स्कीम आया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति है। फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। माउंटेन एरिया के लिए दोस्तों रोपवे डेवलपमेंट में पर्वतमाला परियोजना है, प्लीज़ याद रखिएगा। फिर दोस्तों CPCB, आपको मैंने बताया ना कि CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट गैप बता रहा है। ESG दोस्तों, ESG होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वेलेंस एंड गवर्नेंस। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी के लिए ESG इन्वेस्टिंग, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं। 2% CSR के लिए याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर दोस्तों नेट प्रॉफिट का 2% इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनीज़ को। बैंकिंग ESG फोकस करता है डाइवर्सिटी पे और इक्वालिटी पे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ इंफ्रा के लिए 5 कोर एरियाज स्ट्रेंथन करने के लिए PM अभीम आया है। कितने एरियाज हैं? 5 कोर एरियाज हैं। स्कीम का नाम क्या है? PM अभीम। डिजिटल हेल्थ बैकबोन है, बैकबोन के लिए AVDM आया है। डिजिटल हेल्थ के लिए AVDM है ना, और PM अभीम है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। आउटले इसका 64,180 करोड़ का है।
फिर दोस्तों ट्रेड पॉलिसी की बात कर लें तो डी ग्लोबलाइजेशन आता है। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल इंटीग्रेशन को कम करना। कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो टैरिफ हो गया, कोटाज हो गया, बैरियर है, तो ये सब मेन टूल्स होते हैं, राइट, ग्लोबल इंटीग्रेशन को कम करने के लिए। और दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट यह होता है कि ट्रेड कम होता है, प्राइस ज़्यादा होता है। डी ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड कम होगा, प्राइस ज़्यादा होगा। लिबरलाइजेशन इसका अपोजिट है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड रूल को रिलैक्स करना। तो डी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आपस में अपोजिट है। चलिए रिकैप कीजिए, मैंने क्या बताया आपको? टेलीकॉम, ये देख लीजिए एक बार, टेलीकॉम ईएमएफ पोर्टल तरंग संचार, एनओएफएन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, भारतमाला हाईवे, गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पर्वतमाला रोपवे, ईएसजी सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, सीएसआर एथिकल बिजनेस, पीएम अवीम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, एवीडीएम डिजिटल हेल्थ बैकबोन। आउटले है 64,180 करोड़। डी ग्लोबलाइजेशन मतलब टैरिफ, कोटा, बैरियर। लिबरलाइजेशन मतलब कि ट्रेड रूल। तो दोस्तों ये समझ में आया मेन पॉइंट क्या है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ें हम लोग। तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों हम इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की बात कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था। पहले गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करती थी, अब प्राइवेट कंपनी को स्पेस मिला। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के साथ इंटीग्रेट किया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुआ। ये सब हुआ था 1991 में रिफॉर्म आए थे। ट्रिगर क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। मतलब भारत के पास जो फॉरेन करेंसी थी वो खत्म हो रही थी, इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए रिफॉर्म लाना पड़ा। अब आइए दोस्तों इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को देखते हैं। रॉबिन्स का डेफिनेशन कहता है कि इकोनॉमिक जो है स्कार्सिटी एंड चॉइस है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, चॉइस करनी पड़ती है। फिर कहा गया है कि साइंस ऑफ लिमिटेड मीन एंड अनलिमिटेड वांट, मतलब हमारी नीड अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों नेशनल लेवल चीज़ें जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और माइक्रो होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल जैसे फर्म, कंज्यूमर प्राइसेस। कंबाइंड स्टडी माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलकर इकोनॉमी को समझाते हैं। फिर दोस्तों इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा प्राइमरी सेक्टर आएगा। आई थिंक हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है तो ये शायद रिपीट हो गया है। चलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इन्फ्लेशन से आता हूँ, इन्फ्लेशन से आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो दोस्तों इन्फ्लेशन में देखिए कि आपको मैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था 1991 का, उसमें आप देख सकते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ, राइट। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना लिखा है इन्होंने? फिस्कल डेफिसिट देखिए 1991 में जो इंडिया में फिस्कल डेफिसिट था ना वो लगभग अपने जीडीपी का 8.4% था। फॉरेक्स रिजर्व मात्र $1.2 बिलियन थी, बस 2 वीक के इंपोर्ट के लिए। इन्फ्लेशन देखिए कितना हाई था, 11.3% था। इसी क्राइसिस ने ट्रिगर किया था एलपीजी रिफॉर्म को। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया का टॉप सर्विस एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर 40% एक्सपोर्ट करता है। आई थिंक हमने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल आता है एफआईआई से। एफआईआई होता है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ से शॉर्ट टर्म कैपिटल आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक में तो पूरा टेबल है, मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूँ। देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज से होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ से होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, समझे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की यदि बात कर लें, एफटीपी 2015-20 का, इसका टारगेट क्या था? $900 बिलियन का टारगेट है। इंडिया का शेयर 3.5% था। स्कीम इसके अंदर 2 स्कीम थे, MEIS और SEIS स्कीम, और मेक इन इंडिया को बूस्ट देना। वर्ल्ड बैंक के बेसिक्स की बात कर ले तो वर्ल्ड बैंक बना था 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को रिबिल्ड करें और पॉवर्टी को कम करें। इसके मेंबर जो थे वो थे सॉवरेन गवर्नमेंट मेंबर थे। एजेंसी इनमें थी, 5 एजेंसी थी, नाम याद रखिएगा, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। दोस्तों हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। क्लाइमेट SDG की बात कर ले दोस्तों, क्लाइमेट काउज है फॉसिल फ्यूल्स और CO2 इमिशन। इफेक्ट क्या पड़ता है? पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? SDG नंबर 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 13 नंबर याद रखिए, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, जो कि 15 में सेट हुआ था और टारगेट 2030 है। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए, फिजिकल डेफिसिट कितना था दोस्तों 1991 में? 8.4%, फॉरेक्स रिजर्व $1.2 बिलियन, इन्फ्लेशन 11.5%, रिफॉर्म ईयर था 1991, LLP-LPG आया। फिर FTP 2015-20 का टारगेट है $900 बिलियन, ठीक है, 3.5 शेयर, और MEIS और SEIS स्कीम लॉन्च हुए। ग्रोथ से डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट से बेटर लाइफ होती है। वर्ल्ड बैंक का ऑरिजिन है हमारा 1944, ब्रेटन वुड। हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक के 5 एजेंसी हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। और SDG 13 हमारा क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, टारगेट ईयर है 2030 का। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो फ्रेंड्स देखिए COP 26 के बाद इंडिया ने इन्वायरमेंट के लिए कुछ बड़ी कमिटमेंट की है। तो COP 26 समिट ग्लासगो में हुई थी 2021 में।
इंडिया ने टारगेट रखा था कि नेट जीरो बाई 2070। कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे। पंचामृत यानी 5 नेक्टर पॉइंट था क्लाइमेट एक्शन के लिए। OSOWOG 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। प्लास्टिक हैकाथॉन यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, ये सब COP26 में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, तो फ्रेंड्स OSOWOG समझ लिया आपने, प्लास्टिक हैकाथॉन देख लिया। फिर लाइफ मूवमेंट की बात कर लें तो PM मोदी ने स्टार्ट किया था लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। फाइनेंस के लिए कंसेप्ट है ग्रीन फाइनेंस, मतलब पैसा इन्वेस्ट होगा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में। इसके लिए बना FSTF यानी दोस्तों फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रांजिशन टास्क फोर्स, और कीवर्ड है सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव। दोस्तों बैंक का रोल है ग्रीन लैंडिंग और रिस्क असेसमेंट में। गोल ग्रीन फाइनेंस के टूल क्या क्या हैं? ग्रीन बॉन्ड एक टूल है, कार्बन टैक्स एक टूल है, तीसरा टूल है ग्रीन बैंक। तो ये सभी टूल्स होते हैं। दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ग्रीन प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया 2015 में। PSL लिमिट में फर्म्स के लिए 30 करोड़ का, हाउस होल्ड के लिए 10 लाख का लिमिट डाला गया। टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। भारत में ग्रीन बॉन्ड 2015 में लॉन्च हुए थे। आउटस्टैंडिंग 2020 तक है $16.3 बिलियन, और 2018-20 में इशू हुए हैं $8 बिलियन। यानी टोटल शेयर की बात कर लें तो मात्र 0.7% है, मतलब अभी ये स्कोप बहुत बड़ा है। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। पहले मैंने आपको COP26 के बारे में बताया। COP26 2021 में ग्लासगो में हुआ था। इसका मेन नेम था नेट जीरो बाई 2070। इनिशिएटिव लिए गए पंचामृत, OSOWOG और प्लास्टिक हैकाथॉन। मूवमेंट का नाम है लाइफ, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। फाइनेंस के लिए ग्रीन फाइनेंस है, FSTF और सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव। टूल्स के रूप में बात करें तो बॉन्ड, कार्बन टैक्स, ग्रीन बैंक, ये सभी ग्रीन फाइनेंस के टूल्स हैं। PSL में 2015 में लाया गया। 30 करोड़ टारगेट है फर्म के लिए, 10 लाख टारगेट है हाउस होल्ड के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि 2030 तक 450 गीगावाट। ग्रीन बॉन्ड स्टार्ट हुआ 2015 में। आउटस्टैंडिंग था $16.3 बिलियन। शेयर है मात्र 0.7%। चलिए आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इकोनॉमिक्स के कुछ ट्रिकी कंसेप्ट को सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे डिमांड का बेसिक है। डिमांड शिफ्ट कब होता है? जब नॉन प्राइस फैक्टर चेंज होते हैं, जैसे इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन। इनकम बढ़ने पर डिमांड राइटवार्ड शिफ्ट होता है। पर एक एक्सेप्शन है जो कि इसको बोलते हैं गिवन गुड। गिवन गुड क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है, ये गिवन गुड है। फिर दोस्तों ये तो समझ में आ गया। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। कर्व अपवार्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवार्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवार्ड स्लोपिंग है? क्योंकि हाई प्राइस पर सेलर को प्रॉफिट इंसेंटिव मिलता है, लो प्राइस पर कोई सप्लाई मोटिवेशन ही नहीं होता है। समझे? अब दोस्तों मनी टाइप की बात कर लें। M1 होता है हमारा नैरो मनी, इसके अंदर कैश और डिमांड डिपॉजिट आते हैं। M3 होता है हमारा ब्रॉड मनी, इसके अंदर M1 प्लस हमारा जो टाइम डिपॉजिट है वो आता है। M0 होता है हमारा रिजर्व मनी। M4 होता है हमारा इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो M1 से यदि आपको M2 में आना है तो सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट जोड़ दीजिए। M1 से M3 में आना है टाइम डिपॉजिट को जोड़ दीजिए। M3 से M4 में आना है तो M3 तो ले ही लीजिए, और प्लस जो जितना भी पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है सबको जोड़ दीजिए, तो आप आ जाइएगा M3 में। समझ में आया? मनी मल्टीप्लायर होता है M3 अपॉन M0। वेलोसिटी ऑफ मनी होता है GDP अपॉन M3। इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात कर लें। एक होता है डिमांड पुल, दूसरा होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मतलब जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट पुश मतलब जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए। इंटरेस्ट का बेसिक है दोस्तों, इंटरेस्ट पेमेंट होता है यूज फॉर मनी का। इसके 4 कंपोनेंट याद रखिएगा, 3 कंपोनेंट, रिस्क, सर्विस और प्योर इंटरेस्ट। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए सारे पॉइंट्स को। पहले पॉइंट आपको मैंने बताया कि दोस्तों डिमांड शिफ्ट किस कारण से होता है? नॉन प्राइस फैक्टर के कारण। इनकम के कारण डिमांड राइटवार्ड शिफ्ट होता है। गिवन गुड्स में प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है। सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। मनी के आपको 4 टाइप्स बताए। M1 को नैरो कहते हैं, इसके अंदर डिमांड मनी और हमारे पास जो कैश है वो आएगा। M3 ब्रॉड मनी कहता है। M0 रिजर्व मनी कहलाता है। M4 पोस्ट ऑफिस वाला है। मनी मल्टीप्लायर के लिए क्या करेंगे? M3 अपॉन M0 करेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? GDP अपॉन M3 करेंगे। इन्फ्लेशन में डिमांड पुल और कॉस्ट पुश होता है। इंटरेस्ट में रिस्क, सर्विस और प्योर इंटरेस्ट, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की। दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड से। कीन्स ने दिया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, मतलब लोग पैसा कैश में रखना पसंद करते हैं जब अनसर्टेनिटी हो। फिर दोस्तों बॉन्ड एंड इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है? आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटता है। मनी डिमांड के 3 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। दोस्तों ISLM कर्व एक और चीज़ याद रखिएगा कि ISLM कर्व मॉडल का बेसिक्स क्या है। IS मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्विलिब्रियम, स्लोप डाउनवर्ड होता है। LM होता है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी कर्व। तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन बताता है कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होगा और इनकम क्या होगा।
दोस्तों आईएस कर्व की इलास्टिसिटी की बात कर लें तो आईएस कर्व फ्लैट या स्टीप हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना इलास्टिक है। बिजनेस साइकिल की बात कर लें तो दोस्तों बिजनेस साइकिल के बूम फेज में इकोनॉमी पीक पर होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। डिमांड सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम होता है। रिकवरी फेज में डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होता है, प्रोडक्शन एक्सपेंड होती है, ऑप्टिमिज्म के साथ प्राइस और प्रॉफिट राइज करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई कौन से स्टेज में होता है तो बोलिएगा डिप्रेशन में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता क्योंकि इंडिया का बिल मार्केट अंडर डेवलप्ड है। तो दोस्तों की पॉइंट्स को रिकैप कीजिए। इंटरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, बॉन्ड और इंटरेस्ट में इन्वर्स रिलेशन होता है, कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया था। फिर दोस्तों मनी डिमांड 3 पार्ट होते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व बोलते हैं। एलएम कर्व लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मनी सप्लाई होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उससे इक्विलिब्रियम रेट एंड इनकम आता है, इसको हिक्स हैंसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। बूम फेज में प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। रिकवरी में डिमांड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। और अंडर डिप्रेस्ड इकोनॉमी हमारा। अब दोस्तों एमएसएफ की बात कर लेते हैं। एमएसएफ का मतलब है ओवरनाइट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ओवरनाइट बोरोइंग। जब बैंक को इमरजेंसी लिक्विडिटी चाहिए तो एमएसएफ पे आते हैं। स्पेशल फीचर क्या है कि बैंक अपने एसएलआर डिप कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लिमिट इसका होता है एनडीटीएल का 2% और इसका जो रेट होता है ना वो रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। ये एक तरह से लिक्विडिटी सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है एमएसएफ, याद रहेगा की पॉइंट्स हैं। एसएलआर दोस्तों हमारे डीटीएल का परसेंटेज होता है जो बैंक को लिक्विड एसेट में रखना होता है। इसकी अथॉरिटी है आरबीआई, सेक्शन 24 बीआर एक्ट। रेंज जो है 18 से लेकर 40% तक होता है। करंट जो रेंज है 18% है। ऑब्जेक्टिव क्या है एसएलआर का कि क्रेडिट कंट्रोल करें, सॉल्वेंसी लाएं। एसडीएफ होता है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका रोल है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना बिना किसी कोलेट्रल का। इसका जो लीगल बेसिस है वो है सेक्शन नंबर 17 आरबीआई एक्ट 2018। पॉलिसी रोल की बात कर लें तो ये हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। दोस्तों ये सब एसडीएफ की बात है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। एमसीएलआर आया था अप्रैल 2016 में। इसने बेस रेट को रिप्लेस किया था। इसका एम है बेटर पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट, कैरी, ओपीएस और टेनर, ठीक है, टेनर प्रीमियम। मार्जिनल कॉस्ट, नेगेटिव कैरी और ऑपरेशनल और हमारा टेनर प्रीमियम। टेनर का जो लिंक होता है वो मैच्योरिटी बेस्ड लैंडिंग से होता है। एमसीएलआर एक तरह का इंटरनल बेंचमार्क रेट की तरह काम करता है। एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में, इफेक्टिव हुआ 2004 से। गोल है इसका फिजिकल डिसिप्लिन। टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट को 3% से कम करना और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना। चलिए फिर से रिकॉल कीजिए। एमएसएफ हमारा ओवरनाइट बोरोइंग होता है। लिमिट है एनडीटीएल का 2%। रेट रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। एसएलआर जो है डीटीएल का परसेंटेज होता है और आरबीआई का सेक्शन 24 में दिया गया है। फिर दोस्तों एसडीएफ जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं मिलता, आपको कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। और दोस्तों सेक्शन 17 में लिखा गया है आरबीआई एक्ट का। एसडीएफ फिर का आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए कुशन की तरह। एमसीएलआर के बारे में बताया कि 2016 में आया था, बेस रेट को रिप्लेस किया था। टेनर लिंक होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट, कैरी, ओपीएस, टेनर। कॉस्ट, कैरी, ओपीएस, टेनर 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। एफआरबीएम दोस्तों फिजिकल डिसिप्लिन के लिए है। इसमें जो टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट को 3% से कम रखना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0% करना। दोस्तों बेसिकली एफआरबीएम के अंदर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्रोहिबिटेड है, मतलब सरकार गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा आरबीआई से नहीं ले सकती। एक्सेप्शन है नेशनल कैलामिटी में। एफआरबीएम के 3 मेन स्टेटमेंट हैं, एमटीएफपी यानी मिडिल टर्म फिजिकल पॉलिसी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, एफपीएस यानी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, एमईएफ यानी माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फिर से सुन लीजिए, एमटीएफपी में मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, एफपीएस यानी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, एमईएफ यानी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दोस्तों अमेंडमेंट हुआ था 2012 में। रीज़न क्या था? 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। एफआरबीएम में अमेंडमेंट आया था 2012 में। रीज़न क्या था? 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। दोस्तों अमेंडमेंट के बाद एमटीईएफ आया, यानी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क आया। पहले था वो एमटीएफपी, फिर बाद में आया एमटीईएफ और ईआरडी आया। ये अमेंडमेंट के बाद 2012 के अमेंडमेंट के बाद ईआरडी आया। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपेक्स, तो आपको ईआरडी मिल जाएगा। ईआरडी का टारगेट रखा गया है 2015 तक 0। जीडीपी का बेसिक ईयर कौन सा है? 2011-12 बेसिक ईयर है। फिर दोस्तों अर्लियर प्रैक्टिस क्या है? सेंसस बेस्ड थी, 10 साल की सेंसस बेस्ड। जीडीपी रिलीज डेट हुआ था जनवरी 30, 2015 को। डेटा सोर्स है हमारा एनएसएस डेटा का है। जीडीपी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो रियल जीडीपी दोस्तों सेक्टर वाइज वैल्यू ऐड कर देंगे बेस ईयर प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस होता है। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी।
स्कोप ऑफ जीडीपी क्या है, स्टेट और सेक्टर लेवल मेजर करता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, एफआरबीएम में बोरोइंग आरबीआई से बोरोइंग प्रोहिबिटेड है। फिर एक्सेप्शन बताया नेचुरल कैलामिटी में, स्टेटमेंट एमटीएफपी, एफपीएस और एमईएफ 2012 में इसको चेंज किया गया, नया एमटीईएफ आया और ईआरडी आया। ईआरडी का फॉर्मूला होता है आरडी माइनस ग्रांट फॉर कैपेक्स। ईआरडी का टारगेट है 2015 तक। जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12। रियल वर्सेस नॉमिनल में क्या अंतर होता है, रियल में हम लोग बेस ईयर लेते हैं, नॉमिनल में हम लोग करंट प्राइस लेते हैं। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। नफिया क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। चलिए तो दोस्तों पर्पस ऑफ जीडीपी क्या है हमारा, तो पर्पस जीडीपी का मेन पर्पस है रियल ग्रोथ को मेजर करना, मतलब इकोनॉमी एक्चुअल टर्म में कितनी ग्रोथ हुई है। रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है बेस ईयर प्राइस पे, जबकि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है करंट प्राइस पे, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ ये देखिए जीवीए का जो बेस ईयर होता है, जीवीए यानी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तो आपको जीवीए मिल जाएगा। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस यदि निकाले तो जीवीए एट बेसिक प्राइस ले लीजिए प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्शन टैक्स और यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स है, यही अंतर है, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट टैक्स लेंगे और जीवीए निकालेंगे तो प्रोडक्शन टैक्स लेंगे। अब देखिए जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या है, देखिए जीएनपी जो होता है वो जीडीपी प्लस नफिया होता है, नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एनएनपी और एनडीपी के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और एनडीपी एफसी यदि निकालना है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। एनडीपी एमपी यदि निकालना है तो एनडीपी एमपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। दोस्तों पर्सनल इनकम क्या होता है, यानी कि प्राइवेट इनकम माइनस टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ये सब याद रखेंगे हम लोग। चलिए तो क्विकली रिवाइज कीजिए, जीडीपी का पर्पस क्या है, रियल ग्रोथ को मेजर करना, राइट। फिर रियल जीडीपी बेस ईयर के बेसिस पे होता है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस के बेसिस पर होता है। जीवीए बेसिक निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। जीडीपी एमपी निकालना है तो जीवीए बेसिक प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जो नॉन डेट रिसीट है वो माइनस कर दीजिए, ये आपको फिजिकल डेफिसिट देगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, आपस में कोलिंक्ड है। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट, प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर लें तो ऑर्गेनाइज होता है, रेगुलेटेड होता है। इसमें इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट, मार्केट 3 कंपोनेंट होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के लिए मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट होते हैं। आरबीआई का जो ऑरिजिन हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन से हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस रेगुलेशन में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, फिर एसबीआई आया। नेशनलाइजेशन के माइलस्टोन आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारा 1948 का है, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। एसबीआई नेशनलाइज हुआ था 1955 में। एलआईसी नेशनलाइज हुआ था 1956 में। फिर बैंक में 2 बार नेशनलाइजेशन हुई थी, 1959, 1969 और 1980। वीक बैंक के लिए याद रखिएगा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है 9% मिनिमम होना चाहिए। नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट लाया, ये सब आया कब पता है, नरसिम्हन कमेटी 2 में। स्वदेशी बैंक में याद रखिएगा पीएनबी, कैनरा, बीओबी, सीबीआई। कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, कोऑपरेटिव मूवमेंट आया था 1889 में, अर्बन प्लस रूरल। तो चलिए रिकॉल कीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फाइनेंशियल मार्केट में 4 कंपोनेंट याद रखेंगे। उसके बाद आरबीआई का ओरिजिन था हिल्टन यंग कमीशन। नेशनलाइजेशन का ऑर्डर देख लीजिए, कब कब नेशनलाइज हुआ, इस पर भी सवाल आता है, ठीक है। और दोस्तों स्वदेशी बैंक देख लीजिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट देख लीजिए। अगले हम बात करते हैं स्केड्यूल बैंक की। यहाँ पे देखिए स्केड्यूल बैंक के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए स्केड्यूल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल में लिस्टेड हैं और वो सीआरआर मेंटेन करते हैं। इसमें पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, एलएबी, ये सब के सब डिफ्रेंशिएटेड बैंक, ये सब के सब स्केड्यूल होते हैं। नॉन स्केड्यूल दोस्तों आरबीआई के स्केड्यूल में नहीं आते और सिर्फ इमरजेंसी बोरोइंग कर सकते हैं। इनको कैपिटल नॉर्म जो इनके लिए है वो बीआर एक्ट का सेक्शन नंबर 11 है, इतना कैपिटल इनको मेंटेन करना है। अंतर समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मर्जर जो 2019 में हुआ था, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, इनको मर्ज किया गया और भी 2 बैंक को मर्ज किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा जो मर्जर था वो ये वाला था, मैं उसका बात कर रहा हूँ, बिगेस्ट मर्जर का। दोस्तों आरआरबी का जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो 2000 करोड़ चेंज कर दिया गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न 50, 15 और 35 का है। 50 है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15 है स्टेट गवर्नमेंट का और 35 है हमारा स्पॉन्सर बैंक का। पेमेंट बैंक का एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर लैंडिंग अलाउ नहीं करता। डिपॉजिट लिमिट है 2 लाख पर कस्टमर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट, यानी डोल कंट्रोल है।
रूरल कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के सुपरविजन में आता है। दोस्तों फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल सर्विस को हम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मोबाइल हो गया, क्लाउड हो गया, एपीआई हो गया, एआई हो गया। और टेकफिन का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े टेक कंपनी जो है फाइनेंस में इंटर करते हैं, जैसे गूगल, इसमें डेटा और कस्टमर बेस दोनों होता है। बैड बैंक का क्या कंसेप्ट है? NARCL दोस्तों बैड बैंक होता है जो स्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करता है। इसमें ARC और AMC मॉडल दोनों होते हैं। IDRC केवल एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है एक्सपर्ट के साथ। तो बैड बैंक कौन सी बैंक है? NARCL जो स्ट्रेस एसेट को मैनेज करती है। IDRC दोस्तों IDRCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एक्सपर्ट के साथ। RBI का जेनेसिस देख लीजिए, ऑरिजिन हुआ था रोयल कमीशन 1926 से और RBI एक्ट 1934 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए फिर से रिकॉल कीजिए। स्केड्यूल बैंक के लिए याद रखिएगा 2 वर्ड, क्या याद रखना है कि RBI कि एक्ट 1934 में है, स्केड्यूल में लिस्टेड है, CRR मेंटेन करना पड़ता है। नॉन स्केड्यूल बैंक लिस्टेड ही नहीं है, इमरजेंसी बोरोइंग करेंगे। RRB के लिए 2000 कैपिटल याद रखिएगा, 2000 करोड़ कैपिटल। RBI जो बना था तो 5 करोड़ का कैपिटल था, इनिशियल पेडअप कैपिटल 5 करोड़ का था, ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों पेमेंट बैंक के लिए कोई लैंडिंग नहीं चाहिए, है ना, लोग कोई लैंडिंग करती ही नहीं है। 2 लाख का डिपॉजिट लिमिट है। UCB के लिए याद रखिएगा RBI और स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आता है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हमारे नाबार्ड के सुपरविजन में आता है। फिनटेक यानी टेक ड्रिवन फाइनेंस है, ठीक है, और टेकफिन यानी कि बिग टेक इन फाइनेंस है। NARCL बैड बैंक होता है। IDRCL एसेट मैनेजमेंट करता है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन के बारे में। चलिए दोस्तों RBI एक्ट में 5 चैप्टर हैं, 2 स्केड्यूल हैं, ये याद पता होना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। लोकल बोर्ड में 4 टेरिटरी हैं, हर बोर्ड में 5 मेंबर हैं, हर टेरिटरी में 5 मेंबर हैं। अब दोस्तों कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टीज़ हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कितने डायरेक्टर होते हैं वो भी एक बार देख लीजिए, कहाँ कहाँ से डायरेक्टर आते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है। दोस्तों करेंसी डिनोमिनेशन मैक्सिमम 10,000 पर होता है, पर गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन से चेंज हो सकता है। NBFC रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 45 का IA याद रखिएगा, और मिनिमम जो नेट ऑन फंड है वो 25 लाख का है। RBI का पावर जो है सेक्शन 45L में लिखा गया है कि RBI जो है NBFC को इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन दे सकती है। सेक्शन 17 जो RBI एक्ट का है उसमें कहा गया है कि RBI डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, फॉरेक्स में डील करेगी और SDF को ऑपरेट करेगी, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को ऑपरेट करेगी। सेक्शन 19 में कहा गया है कि RBI ट्रेड नहीं कर सकती, शेयर नहीं होल्ड कर सकती, मॉर्गेज नहीं कर सकती। DFI दोस्तों इंडिया का पहला DFI था IFCI 1948 में आया था, और लेटेस्ट DFI NAFED है। RBI को रेगुलेशन पावर मिला है 1964 में DFI के लिए, और FI डेफिनेशन 1974 में आया। DFI का जो लैंडिंग मॉडल है वो है लॉन्ग टर्म फंड देती है मैक्सिमम। बैंकिंग कंसेप्ट की बात कर लें, एक कंसेप्ट है CAS रेस्ट्रिक्शन, यानी बैंक को बिग लोन देने से रोकना है। यूनिवर्सल बैंकिंग कंसेप्ट दिया था नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में। IFCI ने बनाया इंस्टीट्यूशन जैसे कि MDI, ICRA, TFCI, ये सब IFCI ने बनाया। करंट फोकस है SME और एडवाइजरी पे इन डेवलपमेंट बैंक का। सॉफ्ट लोन स्कीम IDBI का है, 1976 में आया था। TDF स्कीम IDBI का है, 1976 में सरकार ने लाया था, सरकार का है TDF स्कीम। लॉन्गेस्ट टेनर स्कीम का नाम है स्माइल, कब के लिए था? 10 साल का स्कीम है। और सोलर फाइनेंस के लिए जो स्कीम आया था वो स्टार नाम है। चलिए रिकैप कीजिए। RBI एक्ट पे 5 चैप्टर, 2 स्केड्यूल। सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर होते हैं। करेंसी मैक्सिमम 10,000 की होती है। NBFC का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको याद रखिएगा दोस्तों कि ये सबसे पहले कि सेक्शन नंबर 45 IA में है, और 25 लाख का नेट ऑन फंड होना चाहिए मिनिमम। फिर सेक्शन 17 कहता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, फॉरेक्स और SDF मैनेज करो। RBI का बताता है पावर, क्या नहीं RBI कर सकती, सेक्शन 19 में लिखा है। पहला DFI का नाम है IFCI, लेटेस्ट DFI का नाम है NAFED। यूनिवर्सल बैंकिंग नरसिम्हन कमेटी ने दिया था। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया सॉफ्ट लोन स्कीम IDBI, TDF स्कीम सरकार, लॉन्गेस्ट टेनर वाला स्कीम है हमारा स्माइल स्कीम, 10 साल का स्कीम है। ये किसका स्कीम है दोस्तों? सिडबी का स्कीम है, ठीक है। सोलर फाइनेंस के लिए सिडबी का स्कीम है, इसका नाम है स्टार सोलर फाइनेंस के लिए। और भी स्कीम है उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। कोविड रिलीफ के लिए दोस्तों जो स्कीम है उसका नाम है सेफ और त्वरित, ठीक है। ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर है वो उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक बनाया था, और रिपेमेंट रेट है इसका 99%। अमेजिंग। कमेटी जो है MFI पे बना है उसका नाम है मालीगाम कमेटी। जो नया कैटेगरी MFI का आया है उसका नाम है NBFC MFI। एंड तो नॉर्म्स क्या है दोस्तों? NOF 5 करोड़, एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 2 करोड़, और 75% से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है माइक्रो फाइनेंस लोन में होना चाहिए NBFC MFI का। याद रहेगा ना, 5 करोड़ का NOF, मिनिमम 2 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, और 75% से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन। NBFC को IPO फाइनेंस देना अलाउड नहीं है, ब्रिज लोन देना प्रोहिबिटेड है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का फॉर्मूला होता है प्रीमियम अपॉन GDP, और इंश्योरेंस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है प्रीमियम पर कैपिटल, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों RBI का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये कहता है मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच,
लिक्विडिटी टूल में OMO यूज होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। LTRO स्टार्ट हुआ था 2020 में। कॉइन का जो लीगल टेंडर लिमिट है वो 1000 है, ₹1 के ऊपर। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। कोविड रिलीफ के लिए जो सिडबी का स्कीम है उसका नाम है सेफ और टोरिट। ग्रामीण बैंक के लिए मोहम्मद यूनिस 1983 99% रिपेमेंट। MFI के लिए मालेगाम कमेटी 2011। NBFC MFI का नॉर्म्स है NOF 5 करोड़, 2 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, 75% 75% माइक्रो फाइनेंस लोन। NBFC का क्या रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों कि नो IPO फाइनेंस, नो ब्रिज लोन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का फॉर्मूला होता है मतलब कि प्रीमियम अपॉन GDP। इंश्योरेंस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है प्रीमियम पर कैपिटा। तो देखिए प्रीमियम दोनों में रहेगा, एक में GDP आएगा, एक में पर कैपिटा आएगा। दोस्तों रिवीजन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टूल है ये। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं ना, निश्चित रूप से आपकी सफलता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं PDF के लिए, क्योंकि हमारी कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। RBI का टूल आपको बताया, कॉइन का आपको मैंने लिमिट बताया। दोस्तों आगे बात करें हम लोग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था 1966 में, 1966 में। CRAR का जो रिवाइज नॉर्म था वो था Tier 1 के लिए 9%, बाकी के लिए 12%। पेंशन रेगुलेशन में याद रखिएगा PFRDA 2003 में स्टार्ट किया था, रेगुलेशन ये बना था। और प्राण कौन इशू करता है? CRA इशू करता है। प्राण 12 अंक का होता है। DFI की बात कर लें तो प्रिंसिपल इंफ्रा DFI है NABFID, और इंडिया का पहला DFI था IFCI। बैड बैंक का नाम है NARCL, रिजोल्यूशन आर्म है IDRCL। PSB रिफॉर्म के लिए ईज फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था 2017 में। अब आप ये मत भूलिएगा कि ईज को तो फिर इसमें रिवीजन आया है, तो बुक में अभी पुराना वाला ही चल रहा है। ट्रिगर क्या था कि 2.1 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन ये ट्रिगर था। तो ईज 1.0 था, इसके अंदर 6 थीम थे। कब आया था? 2018 में आया था। ईज 2.0 में LMS आया था और EWS आया था। ईज 3.0 में हमारा AI और डिजिटल लोन आया था। ईज 4.0 में हमारा 24/7 बैंकिंग और कोलैबोरेशन आया था। ईज 5.0 जो कि 22 में आया था, इसके अंदर डिजिटल और इंक्लूसिव बैंकिंग आया था। प्लीज़ इसको पाँचों ईज रट लीजिए, मेन पॉइंट रट लीजिए, ठीक है, काम देगा आपको। फिर दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट होता है 5 लाख। टेनर होता है 7 दिन से लेकर 1 साल तक। LTRO 2020 में लॉन्च हुआ। रेट था पॉलिसी रेपो रेट। और इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का नाम है BSE। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। UCB रेगुलेशन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन ईयर था 1966। CRAR रिवाइज किया गया, 9% Tier 1 और 12% अदर। फिर दोस्तों पेंशन रेगुलेटर के लिए PFRDA 2003 याद रखिएगा। प्राण जो है CRA ने लाया था। DFI में याद रखिएगा IFCI पहला था DFI 1948। NABFID 2021। बैड बैंक में NARCL और IDRCL एसेट मैनेजमेंट करता है। ईज रिफॉर्म में याद रखिएगा 2017 से लेकर 5.0 2022 में आया। 1 में 6 थीम था, 2 में इसका LMS और EWS इसकी मेन थीम था, 3 में AI और डिजिटल लोन था, 4 में दोस्तों 24/7 बैंकिंग और कोलैबोरेशन, 5 में डिजिटल और इंक्लूसिव बैंकिंग, ठीक है। CD का 5 लाख मिनिमम अमाउंट, टेनर 7 दिन से लेकर 1 साल तक, बाईबैक 7 दिन के लिए और CP का बाईबैक 30 दिन के लिए। LTRO 2020 में आया था। रेपो रेट, ओल्डेस्ट एक्सचेंज का नाम है BSE। एकदम ऐसे ही रटा होना चाहिए एग्जाम से पहले। क्यों नहीं 50 मार्क्स आएगा दोस्तों? जरूर आएगा। इंडिया का जो IFSC एक्सचेंज है वो है INX और NSE IFSC। NSDL डीमेट फॉर्मेट में होता है। इसमें पहला जो 2 अक्षर होता है वो IN रहेगा और 14 डिजिट रहेगा। दोस्तों बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं रिजर्व से। IPO के साथ दोस्तों DRHP फाइल करना पड़ता है, समझें। तो IPO के साथ ना आपको DRHP, देखिए कहाँ लिखा है, ओके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो IPO के साथ आपको क्या फाइल करना पड़ता है दोस्तों? DRHP फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं इसको, यहाँ लिखा है ना। और SEBI के साथ फाइल करना पड़ता है। और प्राइस बैंड मेंशन होता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है, आपको प्राइस बैंड देना पड़ता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं दीजिएगा DRHP में, ठीक है। CDSL भी पूछेगा, CDSL कितने अंक का होता है? 16 अंक का होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमारा क्या क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल आता है। पर्पस क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का? कि फिजिकल डेफिसिट को फंड करें। होल्डिंग अकाउंट कहाँ होल्ड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को? सॉवरेन SGL में होल्ड करेंगे, या CGSL में होल्ड करेंगे, या डीमैट में होल्ड करेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स होता है। दोस्तों स्टेट डेवलपमेंट लोन ट्रेड होता है RBI ऑक्शन में। NDS OM प्लेटफॉर्म का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों फिम्डा एक SRO है बॉन्ड और डेरिवेटिव के लिए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बॉन्ड और डेरिवेटिव के लिए फिम्डा। इसका रोल है इंटरफेस और स्टैंडर्ड। रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च हुआ था 2021 के नवंबर महीने में। एलिजिबल सिक्योरिटीज़ थे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SDL। और दोस्तों एक्सेस के लिए आपके पास RDG अकाउंट चाहिए और NDS OM का प्राइमरी एक्सेस चाहिए। डुअल रेट सिस्टम में दोस्तों LERMS को बोलते हैं। ये 1992-1993 में कन्वर्टेबल के लिए बनाया गया था। कन्वर्टेबल पता है ना? करंट अकाउंट के लिए शोधनी कमेटी, याद रखिएगा। ARR का जो बेंचमार्क होता है, US का नाम है SOFR, UK का नाम है SONIA।
और इंडिया का जो एक्सपोजर बेंचमार्क है उसका नाम है ECB, FCNR और माइफॉर। FX रिटेल सिस्टम लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में। इसमें जो ये कौन ऑपरेट कौन करता है, CCIL, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, कैश, टर्म, स्पॉट और फॉरवर्ड। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए की पॉइंट्स को। मैंने इसमें आपको स्टार्ट किया बताया सबसे पहले कि IFSC एक्सचेंज इंडिया INX और NSE IFSC 2007 में आया था। NSDL का फॉर्मेट होता है IN + 14 डिजिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल आते हैं। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होता है। SDL का जो ट्रेडिंग होता है वो RBI ऑक्शन में होता है, NDS OM प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है, SDL का ट्रेडिंग। FIMDA स्टैंडर्ड है बॉन्ड और डेरिवेटिव के लिए। RDS नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके लिए एलिजिबल सिक्योरिटी भी देख लीजिए। फिर दोस्तों RTG अकाउंट चाहिए और NDS OM चाहिए। FX रिटेल लॉन्च कब हुआ था दोस्तों, FX रिटेल लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में। CCIL ऑपरेट करता है। कैश, टर्म, स्पॉट, फॉरवर्ड इसके इंस्ट्रूमेंट है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी जो है फॉरेन मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा था FX रिटेल प्लेटफॉर्म का। ARR का बेंचमार्क USA के लिए SOFR है, UK के लिए SONI है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं USDX बास्केट। दोस्तों यूरो USDX बास्केट यानी कि US डॉलर इंडेक्स बास्केट में 6 करेंसी आती है। यूरो, जापानीज़ येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड का, और हमारा एक CHF आता है, स्वीडिश क्रोना बोलते हैं इसको। बेस ईयर है 1973 का। ACU का पर्पस था फॉरेन कंजर्व करना, फॉरेक्स को कंजर्व करना। 9 कंट्री थे, एशियन कंट्री थे। इंडिया का पहला मर्चेंट बैंकिंग का नाम था ग्रिंडले बैंक। रेगुलेटर था सेबी। रेगुलेटर ऑब्वियसली सेबी है, था नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग का रोल क्या है कि वो इक्विटी एडवाइज़र के रूप में काम करेगा, इशू मैनेजमेंट करेगा, जबकि कमर्शियल बैंक ना RBI रेगुलेट करता है और डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, एक सेबी कर रहा है रेगुलेट, एक RBI कर रहा है। मर्चेंट बैंकिंग इक्विटी में डील करता है, कमर्शियल बैंकिंग डेप्ट में डील करता है। मर्चेंट बैंकिंग एडवाइजरी का रोल प्ले करता है, कमर्शियल बैंकिंग फाइनेंसिंग का काम करता है। देखिए मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस जो है RBI सेबी का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपको पता होगा ना 4 कैटेगरी होते हैं, 1 2 3 4, तो 1 के लिए ना 5 करोड़ का आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम कैपिटल। इशू मैनेजमेंट की बात कर लें, इशू मैनेजमेंट 2 फेज़ में होता है, प्री इशू और पोस्ट इशू। पूछा जाता है कि प्री इशू में क्या होता है, पोस्ट इशू में क्या होता है, ये हमारे क्रैम सेशन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारा फ्री कोर्स भी है JIV का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें इनरोल हो सकते हैं फ्री कोर्स में हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। दोस्तों बात कर लें बैंकर रोल की, तो बैंकर कलेक्टिंग बैंकर और पेइंग बैंकर 2 रोल होता है, ठीक है, बैंक में रोल। फिर ट्रस्टी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर इशू का मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से ज़्यादा आता है तब आपको ट्रस्टी चाहिए ही चाहिए। अंडर राइटिंग के लिए याद रखिएगा मिनिमम अंडर राइटिंग 5% का हो या 25 लाख का हो। मैंडेटरी लिमिट क्या है, 5 करोड़ से इशू साइज ज़्यादा है तब तो आपको यहाँ पे एक मॉनिटरिंग एजेंट बनाना ही बनाना है, मॉनिटरिंग एजेंट जिसको बोलते हैं। और रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली करनी है सेबी को। चलिए रिकॉल कीजिए की पॉइंट्स को। तो दोस्तों USDX बास्केट में 6 करेंसीज हैं। बेस ईयर 1973 का है। ACU फॉरेक्स कंजर्व के लिए बना। 9 एशियन कंट्री हैं। पहला मर्चेंट बैंक था ग्रिंडले बैंक। रेगुलेटर है सेबी। लाइसेंस के लिए सेबी की सर्टिफिकेट चाहिए। कैपिटल है 5 करोड़ का। इशू मैनेजमेंट प्री और पोस्ट फेज में होता है। ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना है यदि 18 महीने से ज़्यादा का मैच्योरिटी है। फिर आपको बताया अंडर राइटिंग के लिए मिनिमम 5 लाख या 5% या 25 लाख। रिपोर्टिंग हाफ ईयर करना है। मॉनिटरिंग एजेंसी को मॉनिटर करना पड़ता है और रिपोर्ट करना पड़ता है सेबी को। और मॉनिटरिंग एजेंसी कब बनाना है दोस्तों, जब 500 करोड़ का इशू साइज हो तब आपको मॉनिटरिंग एजेंसी बनाना ही है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं फ्यूचर और OTC में क्या अंतर है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। OTC ओवर द काउंटर डील फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे फॉरवर्ड हमारा OTC है। कॉल ऑप्शन मतलब होता है राइट टू बाय। पुट ऑप्शन मतलब होता है राइट टू सेल। इन्वेस्टर को चॉइस मिलती है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ISDA का पर्पज़ है OTC डेरिवेटिव के डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्डाइज करना। ISDA के कंपोनेंट होते हैं मास्टर एग्रीमेंट और स्केड्यूल। फैक्टरिंग होता है आप रिसीवेबल के माध्यम से फाइनेंस कर रहे हैं और इसका रेगुलेशन है के लिए एक्ट बना है फैक्टरिंग एक्ट 2011। TREDS का पर्पज़ है MSME रिसीवेबल फाइनेंसिंग। ये डिजिटल है, बिना रिकोर्स का होता है। इंडिया का जो पहला VC फंड था उसका नाम था रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। गवर्नमेंट का फंडिंग सोर्स है हमारा R&D सेस एक्ट 1986। दोस्तों VC के स्टेजेस होते हैं, ऑरिजिनेशन से स्टार्ट होता है, एग्जिट तक चलता है। एग्जिट के लिए IPO, एक्विजिशन, बायबैक सब के सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्रीफर्ड कौन सा होता है, IPO होता है। लास्ट रिजॉर्ट कौन सा होता है, लिक्विडेशन होता है। पहली लीजिंग कंपनी भारत में कौन सी आई थी, 1973 में आई थी, जिसका नाम था फारूक ईरानी। और दोस्तों सेकंड प्लेयर थे 1980 में आए थे 20th सेंचुरी फाइनेंस। लीजिंग के टाइप की बात कर लें, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेसर एसेट को मेंटेन करेगा।
लिखा है ना। फाइनेंस लीज दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेसी मेंटेन करता है। सेल्स एंड लीज बैक में सेल आप एसेट बेच दीजिए, फिर इसको वापस से उसको लीज कर लीजिए। लिवरेज लीज में क्या होता है कि लेसर और लैंडर दोनों मिलके कॉस्टली एसेट को मेंटेन करते हैं। चलिए रिकॉल कीजिए। फ्यूचर बताया स्टैंडर्डाइज होता है, मार्जिन लगता है। ओटीसी बताया आपको फ्लेक्सिबल होता है, कोई मार्जिन नहीं लगता। कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, पुट ऑप्शन राइट टू सेल। आईएसडीए स्टैंडर्डाइज ओटीसी डॉक्यूमेंट। फिर फैक्टरिंग रिसेबल, मतलब कि रिसेबल को आप फाइनेंस करते हैं फैक्टरिंग में, एक्ट आया था 2011 का। टीआरईडीएस दोस्तों एमएसएमई का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट, रिसेबल फाइनेंस करने के लिए बिना रिकोर्स का। फिर बीसी का एग्जिट है, आईपीओ प्रीफर होता है। लीजिंग के 4 टाइप आपको बताए, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सेल और लीज बैक। इस चारों को एक बार देख लीजिए। चलिए आगे, सेल बैक में क्या होता है कि जो बेचा उसको वापस खरीद लेता है, वही होता है सेल बैक में। दोस्तों लीजिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियो अनचेंज रहेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो वही का वही रहता है। बोरोइंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि रेशियो बढ़ जाता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए लीजिंग को बैलेंस शीट पे हम लोग शो नहीं करते, एसेट में कोई एसेट लायबिलिटी को कोई चेंज नहीं दिखाते बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाते हैं तो ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसीलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो वही का वही रहता है। लेकिन बोरोइंग कीजिएगा तो रेशियो आपका बढ़ेगा। हायर परचेज क्या होता है दोस्तों, तो हायर परचेज में डेफर्ड ऑनरशिप मिलता है, मतलब ऑनरशिप मिलता है इस लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। रिपोजिशन राइट, यानी सेलर के पास इंटाइटलमेंट होता है कि अगर पेमेंट फेल हो तो वो रिपोजिट कर ले। फ्लेक्सिबल एग्जिट, यानी हायरर जो है वो एसेट रिटर्न कर सकता है। लीगल बेसिस की बात कर लें तो ये बेलमेंट, देखिए 3 एक्ट है, एक तो बेलमेंट मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एक कंडीशनल सेल मिलता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर, और तीसरा है हायर परचेज एक्ट। सोचिए कितना एक्ट है इसमें। दोस्तों इंडिया का पहला सीआईसी का नाम है सिविल, क्रेडिट स्कोर का रेंज है 300 से 900, प्रीफर्ड स्कोर है 700 के ऊपर। कमेटी का नाम है सिद्दीकी कमेटी। क्रेडिट रेटिंग सीआरए अल्फा नंबरिक फॉर्मेट को यूज़ करता है। म्यूचुअल फंड का बात कर लें दोस्तों तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रस्ट के फॉर्मेट में होता है। परफॉर्मेंस ऑफ एनएवी से मेजर कर सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। एएमसी जो है, एएमसी को अप्रूवल देता है सेबी। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। लीजिंग के बारे में क्या बताया आपको कि लीजिंग जो होता है वो रेशियो को अनचेंज रखेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो को। बोरोइंग डेप्ट इक्विटी रेशियो को बढ़ा देगा। ऑनरशिप से आपका हायरर में जो है ऑनरशिप मिलता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। सेलर के पास राइट होता है रीपोजेस करने का हायरर केस में। हायरर परचेज एक्ट 1972 में आया था। सीआईसी यानी कि हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, पहला सीआईसी सिविल था। स्कोर 300 से 900 के बीच में होगा। आइडियल है 700। सिद्दीकी कमेटी याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड में याद रखिएगा ट्रस्ट, एनएवी और सेबी अप्रूवल। फिर दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात कर लें। एक होता है ओपन एंडेड, जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है, कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड, जिसमें मैच्योरिटी फिक्स होती है, लॉक इन पीरियड होता है। इंटरवल फंड हाइब्रिड मॉडल होता है। एनएवी आपका डेली कैलकुलेट होता है। शॉर्ट टर्म रिटर्न को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, लॉन्ग टर्म को एनुअलाइज रिटर्न बोलते हैं। एनुअलाइज का फॉर्मूला होता है CAGR और एक्सेल में यूज होता है XIRR फंक्शन। CAGR का फॉर्मूला देख के जाइएगा, सवाल आ सकता है। SIP होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। SWP होता है रेगुलर विड्रॉल। STP होता है ट्रांसफर बिटवीन स्कीम। इंडेमनिटी का मतलब है दोस्तों मेक गुड द लॉस, ये प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट पे अप्लाई होता है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है। एक आपसे फॉर्मूला पूछेगा पेड अप वैल्यू का, तो पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा SI डिवाइडेड बाय वैल्यू इनटू लॉस, ठीक है। सिक्योर्ड कितना आपका सिक्योरिटी है, टोटल वैल्यू कितना है, ठीक है। और देखिए लाइफ इंश्योरेंस का ना एक पेड अप का फॉर्मूला पूछता है तो पेड अपॉन पेबल इनटू सम एज्यूर्ड, ये पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला होता है। लाइफ इंश्योरेंस का पेड अप वैल्यू कितना आपने पेड किया, कितना पेबल था और कितना सम एज्यूर्ड था दोस्तों। और इसमें एक चीज़ ऐड भी करता है कि बोनस यदि कुछ है तो उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पॉलिसी रिड्यूस सम एज्यूर्ड के साथ कंटिन्यू रहता है। तो आप देखिए दोस्तों, एक है जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसका कवरेज है 2 लाख एक कवरेज है, 436 रुपया देना पड़ेगा सालाना। एंट्री है एज 18 से लेकर 50 साल के बीच में, 55 साल में ख़त्म हो जाता है। एक है सुरक्षा बीमा योजना, तो दोस्तों सुरक्षा बीमा योजना में याद रखेंगे कवरेज आपको 2 लाख का देता है डेथ और फुल डिसेबिलिटी में, 1 लाख का देता है पार्शल डिसेबिलिटी में, 20 रुपया 1 साल का है, एज है 18 से लेकर 70 साल। बैंक इंश्योरेंस का ऑरिजिन हुआ था फ्रांस में, ठीक है, 1980 में। इंडिया में 2000 में स्टार्ट हुआ था। की फीचर क्या है कि बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों आ जाता है। ओम्बड्समैन रूल को फ्रेम किया गया था 2017 में, 2021 में अमेंड लाया गया। जुरिडिक्शन जो है टेरिटोरियल बेसिस पे होता है। EPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये याद रखिएगा। गवर्निंग बॉडी कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसके कुछ स्कीम है जैसे कि EPF प्रोविडेंट फंड, EPS पेंशन स्कीम, EDLI इंश्योरेंस स्कीम। तो एक प्रोविडेंट है, एक पेंशन है, एक इंश्योरेंस है। इसके एक यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, युआन बोलते हैं, 12 अंक का होता है। 1952 में EPFO बना था, ठीक है। इसका कवरेज है 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे।
फिर दोस्तों ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करता है सैलरी का और एम्प्लॉयर स्प्लिट करते हैं, जिसमें से उनका 12% में से 3.67% ईपीएफ में जाता है, 8.33% ईपीएस में जाता है और एक्स्ट्रा जो है वो 1% ईडीएलआई और एडमिन में जाता है। पीपीएफ के बारे में याद रखिएगा, लॉक इन पीरियड 15 साल का, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का 1 साल में, टैक्स बेनिफिट में आपको एटीसी और टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। ये सब याद रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एनपीएस एक यूनिक आईडी प्रान होता है, 12 अंक का होता है, टियर 1 है, टियर 1 मैंडेटरी है, टियर 2 ऑप्शनल है। एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। अटल पेंशन योजना का जो रेंज है वो 1000 से 5000 का है। एज लिमिट है 18 से 40 साल, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजमेंट सब्सिडी होता है, नेटवर्थ 500 करोड़ होना चाहिए। आईएएस अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल चाहिए आपको। आरईआईटी की बात कर लें तो पोर्टफोलियो रूल क्या है, इसका फोकस है इंडिया पे फोकस, और 18% कंप्लीटेड ऑफिस स्पेस में होना चाहिए, 80%। आरईआईटी दोस्तों एसेट होल्डर, ट्रस्टी वाया एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए। इक्विटी रूल है, 50% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। फंड रेजिंग के लिए पब्लिक और प्राइवेट यूनिट दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जो डिविडेंड आरईआईटी के इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होता है, जिसमें एसटीसीजी 15%, एलटीसीजी 10% लगता है। फिर दोस्तों इसको रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी का आईएनबीआईटी रेगुलेशन है जो कि 2014-16 में आया था, इसको रेगुलेट करता है। आईएनबीआईटी में स्पॉन्सर का स्टेक 15% रहेगा 3 साल के लिए। मैनेजर इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट ओवरसाइट करेंगे। ट्रस्टी जो है एसेट होल्ड करेगा, डिविडेंड ओवरसाइट करेगा। तो चलिए ये था हमारा कंप्लीट मास्टर स्ट्रोक सेशन। मज़ा आया होगा दोस्तों। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सएप करें सेशन इस पार्टिकुलर नंबर पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे टाइम टू टाइम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।